नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 10th की जो आपकी मैथ की सब्जेक्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आज आपका पहला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1, मैं आपको बता दूं पहले जो ये प्रश्नावली 1.2 होता था, लेकिन जो आपका न्यू NCERT बुक है और जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अनुसार जो आपका प्रश्नावली 1.1 था वो डिलीट हो गया है। तो आप जो आपका प्रश्नावली 1.2 था वो अब प्रश्नावली 1.1 बन चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपको बिल्कुल आसान भाषा में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले देखो मैथ्स को है ना, यदि आपको अच्छे से समझना है तो मैथ्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको हर एक चीज़ बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अंदर हमें करना क्या है, हर एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे ना। मैथ क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हो तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। मैथ बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या कहता है हमें कि निम्नलिखित संख्या, जो हमें संख्या दी गई है नीचे, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य जो गुणनखंड है उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके जो गुणनफल है उसके रूप में व्यक्त करना है। तो देखो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो देखो मैं ना आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल एडवांस, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है। क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमें अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिक है इस क्वेश्चन को करने से पहले जो जानना आपको आवश्यक है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है, यानी जो भाज्य संख्या वो क्या है। ठीक है, तो देखो वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, किसी अन्य संख्या से। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो, स्वयं से हो और किसी अन्य संख्या से हो तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, यानी जिसके जो भाजक है वो 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, 2 से अधिक होंगे उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको समझ लेता हूँ, जैसे आप मान लो 4, तो देखो 4 क्या है, 4 को आप 1 से काट सकते हो। ठीक है, यानी 4 1 के पाड़ में 4 आता है और फिर इसको आप 2 से विभाजित कर सकते हो और स्वयं से भी हो जाता है। देखो स्वयं मतलब 4 खुद से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या सबसे होती है, स्वयं और 1 से। और इसके अलावा यानी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो तीसरी संख्या में क्या है, 2 है। तो ऐसी संख्या जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि प्रश्न में भी कहा गया है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और भाज्य संख्या आप समझ गए, जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसको भाज्य कहते हैं। और अभाज्य क्या है उसको समझते हैं। देखो अभाज्य बिल्कुल ईजी, ज़्यादा मुश्किल। देखो जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, इसके 2 ही हल होंगे, एक और स्वयं। ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2, तो देखो 2 क्या है, वो एक से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ 2 ही संख्या से हो सकता है, 1 से या फिर 2 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आपको समझ में आया। और अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, आपको जब ये अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कुछ अभाज्य संख्याएं होती है, उन अभाज्य संख्या को प्रयोग करके हम अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी प्रश्नावली, बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आप देखो अभाज्य संख्या हमारी होती है, देखो मैं कुछ आपको समझ लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो ये कुछ अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, ये कुछ अभाज्य संख्या है जो चलती रहती है इस प्रकार से। ठीक है, देखो अभाज्य आप समझ गए कि जो एक और स्वयं से हो। ठीक है, देखो 2 है तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। 2 किसी और के बारे में तो आता नहीं, 1 के बारे में आएगा या फिर 2 के बारे में आएगा। समझ गए आप, बहुत ईजी है। अब चलिए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है 140। ठीक है, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, हर एक चीज बिल्कुल विस्तार समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो 140 है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल 140, उसके बाद हम एक अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लकीर खींचेंगे। ठीक है, अब उसके देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है कि देखो ये जो 2 संख्या है, देखो ये संख्या के सामने लिखी हुई है, तो हमें देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए छोटी संख्या को लेना है। 2 के पाड़े में आता है कि नहीं, 3 के पाड़े में आता है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या के ऊपर बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 17 का पाड़ लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। पहले आप छोटी पाड़े को चेक करो, 2 का पाड़े से संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, 3 की कट रही है कि नहीं कट रही, मतलब इस प्रकार से आपको चेक करना है, ऐसे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, पूरा 2 के फिर 3 फिर 5। ठीक है, इस प्रकार चलना है। तो देखो 140 है तो 140 में 2 से भाग चला जाएगा, आप सभी को पता है।
तो हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो कितना है, देखो अभाज्य गुणनखंड में ये होता है कि उसको ना अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ता है। देखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी जो अभाज्य संख्या है ना, हम सिर्फ हम इनका ही प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी और संख्या का प्रयोग कर लोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो अभाज्य संख्या है इनका ही प्रयोग करना है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 70 बार में, ठीक है। आपको आप भाग भी करके दे सकते हो। जब आप 140 में 2 से भाग करोगे तो 70 आएगा, ठीक है। फिर 70 किससे कट सकता है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कितने बार में, तो 35 बार में। और 35 किससे कट सकता है, देखो 2 का हमारा हो गया, पहले हमने 2 से चेक किया, 2 का हो गया। अब 3 से कटेगा 35, नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपको 2 का पहाड़ा लगाना है, फिर आपको 3 का लगाना है, फिर 5 का, फिर इस तरह बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो हमने 3 का देखा, 3 का नहीं लगेगा। अब 5 का लग सकता है, ठीक है। 5 से 35, तो हम 5 का लगाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 35, ठीक है। अब 5 का भी लग गया, अब 7 है, तो अब क्या इसमें 5 का नहीं लग पाएगा। अब अगली संख्या कौन सी, 7, तो हम 7 का लगाएंगे। 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 एकम 7। तो देखो ये आ गया हमारा अभाज्य। जब लास्ट में आपका 1 आ जाए ना, तो समझ जाना कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट में हमारा 1 आ गया, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हमें क्या मिला है, अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिख दो, देखो ऐसे लिखोगे आप 2 गुणे 2 गुणे, जो आपको ये संख्या दिख रही है ना साइड वाली, ये आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही जी मैथ है, बहुत ही आसान मैथ होता है, आपको समझना है, बहुत ही आसान है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो अब देखो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो संख्या डबल आ रखी है ना, उसको आप पावर में लिख दो। जैसे देखो सभी संख्या के ऊपर एक पावर होता है, वो छुपा होता है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, सबके ऊपर एक पावर होता है। देखो यहाँ पे 2 बार है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2। 2 बार है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2। अगर 3 बार होगा 3 लिख देंगे, 4 बार होगा 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणा में 5 गुणे 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 156, ठीक है। अब हमें जिस प्रकार हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था, ठीक उसी प्रकार से आपको इसका भी निकालना है, ठीक है। तो 156 हम यहाँ पे पहले कैसे लाइन खींचेंगे आप सभी को पता है, फिर संख्या लगाएंगे। देखो मैं आपको बताया था 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। इस प्रकार जो अभाज्य संख्या है इनका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम 2 का लगाएंगे। देखो 2 का पारा इसमें जा सकता है, तो पहले 2 का लगाएंगे, ठीक है। जब आप 156 में 2 से भाग करोगे तो आपको कितना आएगा, 2 7 14 और 2 8 16, 78 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे 7, उसके बाद हम फिर लगाएंगे, देखो 78 है, तो ये भी 2 से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अभी तक देखो जब तक ये 2 है ना, जो शुरुआत से हमें लगाना है, जब तक ये 2 जब तक लगे जब तक हमें लगाना है, ठीक है। तो हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब देखो ये 39 हो गया। तो अब जो ये 39 है, अब ये किससे लग सकता है आप ये सोचो। तो देखो 2 से तो लग नहीं सकता, तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से लग सकता है, ठीक है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 एकम 3 और 3 3 13 3 39, ठीक है। अब देखो 13 आ गया। अब ये 13 जो है 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा और 13 से लगेगा, ठीक है। तो हम 13 यहाँ पे लिख देंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है ये यहाँ पे हो जाता है। लास्ट में आपका 1 आ गया, यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, देखो बहुत ही आसान मैथ है, आपको समझना होता है, बहुत ईजी होता है। देखो कितना आएगा हमारा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, जब यहाँ पे 2 बार होगा तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जितने बार 2 डबल संख्या उसकी उतनी हम पावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला तीसरा प्रश्न है 38 25, यानी 3825, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने पहले किया था ठीक उसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद आप सबको मैंने बताया था कि जो अभाज्य संख्या है उसका प्रयोग करना है। 2 3 5 7 11 13 15 17, ठीक है। 15 नहीं आएगा, सॉरी 17 आएगा, ठीक है। तो ये जो अभाज्य संख्या है हमें इनका प्रयोग करते हुए निकालना है, मैंने आपको पहले बताया। तो देखो 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा, आप सभी को पता है। 3 से इसमें जो है भाग जा सकता है, तो 3 से हम भाग रहेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर ये 1275, ये भी हमारा 3 से भाग चल जाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 3 5 15। अभी हमारा 425 जो है ये हमारा जाए कटेगा 5 से, ठीक है। तो 5 से जो काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 8 40 और 5 5 25, ठीक है, 85 आएगा। और जो 85 हमारा ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35 17
और ये 17 हमारा 17 से कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये 3825 था इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको भी ठीक इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया हमारा, तो अब हम लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, यानी कि हम 3 देखो 3 दो बार तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न है चौथा 5005। ठीक है, तो इसको करते हैं। पहले हम एक लाइन खींचेंगे, आप सभी को पता है। उसका देखो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 0 1। ठीक है, फिर हमारा जो 1001 है ये हमारा कटेगा 7 से। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको 7 से काटोगे तो आपको आएगा 143। ठीक है, 7 एकम 7, फिर आ जाएगा 7 143। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे 1001 में 7 से तो आपका 143 आएगा। इसके बाद जो है जो 143 है, ठीक है, तो हमने 5 से देख लिया, 7 से देख लिया। अब इसके बाद देखो 143 जो है वो आपका सीधे कटेगा 11 से, तो हम 11 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 कम 11, 11 33 13, और ये 13 हमारा कट जाएगा 13 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कितना है हमारा, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, चूँकि देखो यहाँ पे ना कोई भी संख्या डबल पावर में नहीं है तो इसलिए हमने ऐसे सिंपल छोड़ दिया। देखो यहाँ पे इससे पहले बार में प्रश्न में क्या था कि यहाँ पे 3 जो है 2 बार था, इसलिए हम 3 की पावर हमने 2 लिख दिया। 5 2 बार था तो 5 की पावर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब संख्या सिंगल ही है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला 5वां प्रश्न है 7429। ठीक है, यानी 74 से 29, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जो है इसमें सबसे पहले भाग लगाएंगे हम 17 का। ठीक है, सबसे पहले इसमें भाग लगेगा 17 का, तो जब आप इसको 17 से भाग करोगे तो आपका जो भागफल आएगा वो आएगा आपका 437। ठीक है, आप भाग करके भी देख सकते हो। उसके बाद जो अगली संख्या हमारी इसमें लगेगी वो लगेगी 19। ठीक है, तो जब 19 से इसमें भाग करोगे तो हमारा आएगा 23। ठीक है, और 23 से जब आप भाग कर दोगे तो पूरा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था कि जब तक 1 ना आ जाए पूरे लास्ट में, यहाँ पे 1 आ गया नहीं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कितना आ गया हमारा, तो आपका हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए आप अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पूर्णांक हमें दिए गए, नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, हमें 2 चीज़ इसमें करनी है। पहला चीज़ क्या है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और दूसरा क्या है कि हमें एक जांच करना है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और उसका जो एलसीएम है उसके गुणा के बराबर है कि नहीं। ठीक है, आप समझ के 2 चीज़ में हमें करना है। आप देखो एक नियम होता है, एक रूल होता है जो आपको जानना है अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नियम क्या है, देखो यदि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे मैथ में तो मैथ बहुत ईजी है, यदि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज समझो, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक नियम याद रखना। नियम क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लो आपके सामने कोई भी 2 संख्या है, उसका जब आप गुणा करोगे और उन दोनों संख्या को जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उनका जब आप गुणा करोगे तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, ये एक नियम है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर हमें जांच करना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं वो समझते हैं और फिर जांच करना भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न आपके इसमें 3 है। पहला आपका है 26 और 91, दूसरा आपका है 510 और 92, और तीसरा आपका है 336 और 54। ठीक है, तो एक बारी बारी सबको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका 26 और 91, तो इसको शुरू करते हैं। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें 26 का और 91 का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले 26 का निकालते हैं। तो देखो 26 का निकालेंगे कितना आएगा, 2 13 बार में और 13 का 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो इसको 2 गुणे 13 गुणे 1। ये देखो जो 1 है ना
इसमें भी आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि जो एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एचसीएफ में एक का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका लास्ट में एक आता है उसको भी लिखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब उसके बाद निकालते हैं हम 91 का, ठीक है। ये साइड में निकाल लेते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसका कितना आएगा, इसमें हम सीधे 7 से लगा देंगे, तो 13 7 91 और 13 एकम 13, ठीक है। ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड और ये हो गया 26 का, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप समझ गए, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 26 का हमने निकाल लिया और 91 का हमने निकाल लिया। अब क्या करना है कि देखो, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, वो जो उसका सूत्र क्या है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों का हम लिखेंगे, देखो 26 लिखेंगे और 91, दोनों संख्या को लिखने के बाद, ठीक है, दोनों संख्या लिखने के बाद क्या करना है, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखना है। देखो 2 गुणे 13 गुणे 1 और 91 क्या है, तो 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। आप देखो, आप ध्यान से सुनो, जो एचसीएफ निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है समझो। देखो एचसीएफ का सूत्र होता है जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में बिल्कुल संख्या पाई जाए, ठीक है, जिसका गुणनखंड सब में हो। देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो इसको हम एक गोला से पार देंगे, ठीक है, जो गोला खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो 13 में भी एक गोला लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और देखो 2 यहाँ पे 7 अलग है, यहाँ पे जो दोनों संख्या वो अलग है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे जो 13 और 13 एक है, बिल्कुल ठीक है, तो हमने एक गोला लगा दिया और एक पे लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है। अब क्या करेंगे, जो संख्या आपने गोला लगाया है तो इसमें 2 संख्या है, तो उसमें से किसी एक संख्या को आपको बाहर लिखना है। तो देखो 13 है, तो हम 13 एक, इन दोनों 13 में से एक 13 बाहर लिख लेंगे, गुणा में ये 2 1 है, तो एक बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 13। तो हमारे लिख सकते हैं एचसीएफ हमारा कितना हो गया, तो आपका हो गया 13। ये हमारा आ गया एचसीएफ। समझ गया एचसीएफ का सूत्र क्या है, कि आपको दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और दोनों संख्या में जो कॉमन है उसको एक गोला उसके चारों तरफ खींचना है। उसके बाद जो उन गोले के अंदर जो 2 संख्या होगी ना, तो उनमें से किसी एक संख्या को आपको बाहर लिख देना है, फिर आपको गुणा करके अपना निकाल लेना, ठीक है। यदि मान लो एक ही संख्या है, मान लो 13 ही है, तो एक सिंपल आप 13 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है, 13 गुणे 1, तो हम 13 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 13 ही आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ इस प्रकार से निकालेंगे। अब समझते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। देखो एलसीएम का क्या सूत्र है कि एचसीएफ, जो हमारा एचसीएफ आए गुणा में बची हुई संख्या, ठीक है। देखो एचसीएफ हमारा क्या है, एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे और एचसीएफ कितना है हमारा 13, गुणा में बची हुई संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 2 गुणे 7, ये है हमारी बची हुई संख्या, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो आपको किस प्रकार से गुणा करना है, आपको ऐसे करना है, देखो 13 दूनी 26 और इस प्रकार से करना। देखो पहले आपको पहली संख्या से इससे करना है, फिर जो आएगा आपको अगली संख्या से करना है, ठीक है। जैसे 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, तो आप जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 182, ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 182 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम का सूत्र सीधा सा है, जो आपका एचसीएफ आया ना वो आप सीधे लिख दो। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे बच गई है, जो गोले में नहीं है, देखो यहाँ पे संख्या गोले के अंदर नहीं है ना, ये बाहर है गोले के, ठीक है, इसके ऊपर कोई गोला नहीं है, तो इन बची हुई संख्या को आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल है। फिर आप गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब हमें जांच करना है, क्या करना है बच्चों, तो हमें करना है जांच, ठीक है। हमें जांच करना है। जांच क्या कहा गया प्रश्न में, देखो आपको मैं रूल बताया था मैंने कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारी 2 संख्या कौन सी है, 26 और 91, इसका गुणा करेंगे और बराबर में जो इसका एचसीएफ और एलसीएम वो लिखेंगे। देखो 2 संख्या हमारी कौन सी है, तो आपका होगा 26 गुणा में 91, बराबर में इसका जो एचसीएफ और एलसीएम कितना है, इसका एचसीएफ हमारा है, आपका वो इसका हमारा एचसीएफ कितना है 13, गुणा में इसका एलसीएम कितना है 182, ठीक है। जब आप 26 को 91 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2366, ठीक है। मैं गुणा करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, गुणा तो आपको आता ही होगा, आप 10वीं क्लास में आ चुके हो तो आपको गुणा तो आता ही होगा, ठीक है। तो गुणा मैं नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2366 आ गया, जब इसको और जब 182 को आप 13 से गुणा करोगे तब भी आपको यही आएगा 2366, ठीक है। यानी कि जांच में हमारे बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न में देखो क्या कहा गया था, देखो प्रश्न में आप एक बार दोबारा से देखो कि प्रश्न में कहा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल हमने निकाल लिया। उसके बाद प्रश्न में कहा गया था कि दोनों संख्याओं जो गुणनफल है उसका जो एचसीएफ और एलसीएम बराबर है कि उसकी जांच भी करें, तो हमने जांच भी कर लिया, देखो आप, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गया, हमने दोनों संख्या गुणा किया तो इतना ही आया, और इसका जो एचसीएफ और एलसीएम जो हमने गुणा किया तो वो भी इतना ही आया, यानी कि बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा इस प्रश्न का जो पहला पार्ट था 26 और 91 वाला ये हो जाता है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा है, इसका दूसरा सवाल है
510 और 92, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पहला किया था उस प्रकार हम दूसरा भी करेंगे। पहले क्या करेंगे आपको मैंने बताया था, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोनों संख्याओं का। तो निकालते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से कट जाएगा, ठीक है। देखो 2 से कट जाएगा हमारा कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 255 हो जाएगा, ठीक है। और ये 255 जो है हमारा ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21 और आपका आ जाएगा, आपका 3 अठे 24 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 अठे 24 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 3 पचे 15, 85 हो जाएगा। और ये आपका जो 85 है 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 13 जो है आपका 13 खुद से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड 510 का, ठीक है। अब 92 का क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। 92 का अभाज्य गुणनखंड, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक 12, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपका कट जाएगा 23, तो 23 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, आपने निकाल लिया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है दोनों अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं उन दोनों को आपको इन दोनों संख्या के सामने लिखना है, फिर कॉमा निकालना है, फिर एचसीएफ निकाल लोगे, फिर एलसीएम निकाल लोगे, फिर बस जांच कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलो करते हैं। देखो पहले दो संख्या लिखेंगे, दोनों जो है 510 और 92, ठीक है। तो 510 का क्या है हमारा, तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइड में लिखे हुए ये है, ठीक है। तो क्या है देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। हमें एक भी लिखना होता है जो, ठीक है, लास्ट में जो हमारा एक आया वो भी लिखना होता है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ में जो जितनी भी संख्या निकलती है सभी को हमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। और ये हमारा 92 कितना आया, 2 गुणे 23 गुणे 1, ठीक है। ये हो गया। अब एचसीएफ का क्या सूत्र था आपको सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों में आप कॉमन ढूंढो, दोनों में कौन सी समान है। एक दोनों में है तो आप एक को गोला पार दो, ऐसे गोला में बंद कर दो। 2 दोनों में है तो 2 को आप गोले में बंद कर दो। और कुछ आपको दिख रहा है, तो देखो 3 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 13 तो नहीं, अब इतना ही है, ठीक है। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो इसका हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो एचसीएफ आ जाएगा हमारा कौन कौन सी संख्या है, 2 गुणा में 1, ठीक है। देखो 2 है तो 2 बाहर लिख लिए, और 2 को 1 है तो 1 बाहर लिख लिए, तो कितना आ गया 2। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। और एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, देखो एलसीएम का सूत्र क्या था कि जो भी हमारा एचसीएफ है गुणे में बची हुई संख्या, ठीक है, बची हुई संख्या। तो एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ 2 है, तो आप एलसीएम लिख सकते हो 2 गुणे बची हुई संख्या कितनी है, तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 23, ठीक है। और इसको जब आप गुणा करो, गुणा आपको इस प्रकार से करना है, देखो पहले आपको इससे इसका करना है, 2 दूनी 4, फिर 4 जो आएगा उसको आपको इसका करना है, ठीक है। 4 3 12, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपका एलसीएम जो है वो आएगा 23,460, ठीक है। देखो मैं आपके सामने गुना करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि यदि मैं आपको गुना करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, और गुना तो आपने छोटी क्लास में सीख ही लिया हो, आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा। अब हमारा एचसीएफ भी निकल चुका है और एलसीएम भी निकल चुका है। आप देखो प्रश्न को आप समझ लिए, प्रश्न में क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने निकाल लिया एचसीएफ और एलसीएम। अब एक जांच भी करना था, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया। जांच में क्या था, 2 संख्या, तो 2 संख्या हमारी कौन कौन सी है, तो आप लिख सकते हो 510 गुणा में 92 बराबर में जो इसका एचसीएफ है और जो इसका एलसीएम है वो लिखना है। तो एचसीएफ कितना है हमारा 2 गुणे में इसका एलसीएम कितना है, तो हमारा है 23,460, ठीक है। तो ये 2 हमारा है एचसीएफ और इसका एलसीएम है 23,460, ठीक है। तो जब आप 510 में 92 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 46,920, ठीक है। ये मैंने गुणा कर रखा है पहले से ही ताकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है। और जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे तब भी आपका आएगा 46,920, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों का जो 2 संख्या गुणनफल और जो एचसीएफ और एलसीएम इसका गुणनफल दोनों बराबर है, ठीक है। आप देख सकते हो हमने दोनों संख्या का गुणनफल किया तो कितना आया 46,920, और हमने जो है एचसीएफ और एलसीएम गुणा किया तब भी हमारा कितना आया 46,920, तो हमारा बराबर है, ठीक है। देखो बहुत ही मैथ है, आपको समझना पड़ता है। हमने आवाज़ी गुणनखंड निकाला, स्टेप समझ गया आप, आवाज़ी गुणनखंड निकालो पहले, उसके बाद दोनों का संख्या लिखो, उसके सामने जो गुणनखंड है वो लिख दो, उसके बाद जो है आप एचसीएफ का सूत्र है जो कॉमन है उसको लिख दो, उसके बाद जो एलसीएम है, जो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ गुणा में जो बची हुई संख्या वो लिख दो, एलसीएम आ गया आपका। फिर चेक करना है, चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो 510 गुणे 92, और इसका जो आपकी 2 एचसीएफ एलसीएम है उसको लिख दो, आप फिर गुना कर दो आप। अब दोनों बराबर आए तो ठीक है, नहीं आया तो अब नीचे लिख देना कि दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं है। वैसे बराबर ही आएगा, हर एक क्वेश्चन में आप करोगे तो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट भी हो जाता है। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
देखो हमारा तीसरा पार्ट है 336 और 54, ठीक है। जिस प्रकार हमने पहले के 2 पार्ट को हल करा है उसी प्रकार हम इसका भी हल करेंगे, ठीक है। देखो 336 और 54 सीधे आपको पता है क्या करना है, पहले हमें निकालना है इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो फटाफट निकालते हैं। देखो 336, ठीक है, इसका निकालते देखो, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12 और 2 अठे 16, ये भी 2 से कट जाएगा आपका, 2 अठे 16, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट जाएगा आपका, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 और ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 7 21 और ये आपका कट जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे हम 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हमारा 2 से 14, ठीक है। ये 3 27 है तो हमारा 3 से कट जाएगा, 3 हमारा 27, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब दोनों को लिखते हैं, फिर एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, फिर जांच करते हैं, ठीक है। तो देखो हम दोनों को लिखेंगे संख्या को। पहला हमारा कौन सा है, तो हमारा 336 और दूसरा कौन सा है हमारे बच्चों, तो 54, ठीक है। 336 और 54, 336 में कितना आया, तो आपके सामने जो लिखे हो ये हमें लिखना है। तो कितना है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और जो हमारा एक भी लिखना है आपको, जो लास्ट में ना ये पूरा आपने लिख दिया, उसके बाद आपको एक भी लिखना है। उसके बाद 54 का कितना है हमारा, 54 का हमारा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। आप क्या करना है, दोनों में जो सामान्य है, जो कॉमन है, उसको पहले ढूंढना है। एक एक दोनों में कॉमन है तो आप ऐसे ढूंढ लो। और क्या कॉमन है बच्चों, तो देखो 2 भी कॉमन यहाँ पे दिख गया हमें, ठीक है। 3 भी एक हमें दिख गया, दोनों संख्याओं में समान है। और जो बाकी तो नहीं है, ठीक है बच्चों, इतना ही हमारे। तो हम ऐसी इसका कैसे लिखेंगे, जो जो आया देखो मैं आपको बताया था, जो ये घेरा है, जो ये सर्कल है, इस सर्कल में से हमें एक लिखना है, ठीक है। आपके सामने 2 लिखे हुए, आपको एक निकालना है। तो देखो 2 बार है तो हमें 1 2 यहाँ पे लिख देंगे इस सर्कल में से गुणा में, ठीक है। 3 है तो 1 3 यहाँ पे लिख देंगे और गुणा में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 या 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। एचसीएफ हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का सूत्र क्या था आपको, कि एचसीएफ गुणा में बची हुई संख्या, ठीक है, बची हुई संख्या। तो एलसीएम हम लिखेंगे, एचसीएफ कितना हमारा 6, गुणा में बची हुई संख्या कितनी है, तो आप लिख दोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो ये आपका है। तो अब जब इसको गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आएगा बच्चों 30 24, ठीक है। 30 24 ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके भी देख सकते हो, मैंने गुणा कर रखा है पहले से ताकि वीडियो लंबा ना बने। आपको गुणा तो आता ही होगा, ठीक है, आप कर सकते हो। तो हमने इसका जो एलसीएम है वो भी निकाल लिया, इसका जो एचसीएफ है वो भी निकाल लिया। आप क्या करना है बच्चों, तो आप सभी को पता है, हमें अब इसकी जांच करनी है कि जो प्रश्न में कहा गया है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं, वो हमें बताना है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे जांच, ठीक है। जांच में 2 संख्या हमारी कौन सी है, तो आप लिखोगे पहली संख्या हमारी 336 गुणे में 54, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, तो दूसरी संख्या हमारी है, देखो 2 संख्या हमने लिख दिया 336 और 54। अब हमारा इसका जो एचसीएफ और एलसीएम वो लिखना है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना है, तो 6 है और एलसीएम कितना है, तो 30 24 है, ठीक है। जब आप 336 में 54 से गुना करोगे तो आपका आएगा 18 144, ठीक है, 18 144 आएगा। और जब आप 30 24 में 6 से गुणा करोगे तो आपको ये इसका भी आएगा आपका 18 144 आएगा, ठीक है, 18 144। यानी कि आप कह सकते हो कि जो 2 संख्या है आपकी 336 और 54, इसका जब आपने गुणा करा तो आपको क्या मिला, 18 144। और जब आपने 3024 को 6 से गुणा किया तो आपको कितना मिला, तो 18 144। यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो हमारा बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोला गया है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसा कि आपने पहले वाले प्रश्नों में अप्लाई कर रखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो, इससे पहले जो हमको दूसरा प्रश्न बताया था उसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात तो करना था और साथ में हमें जांच करना था कि 2 संख्या गुणनफल इतना होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर कि नहीं। लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये जो हमारी संख्या दी है इनका, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा है, तो पहला हमारा है 12 15 और 21, ठीक है। तो देखो रूल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद
जो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, फिर एलसीएम जो एचसीएफ गुना में जो बची हुई संख्या वो लिख देंगे, फिर हमारा एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में इसको करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तीनों संख्या पर। देखो पहले 12 का निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 छीक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। उसके बाद निकालते हैं 15 का, तो 15 का हमारा हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं 21 का, तो 21 का हमारा हो जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 60। ठीक है, तो हमने तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम तीनों संख्या को लाइन से लिखेंगे, बराबर में उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। पहली संख्या हमारी कौन सी है बच्चों, तो आपको पता है 12, दूसरी कौन सी है 15, तीसरी कौन सी है 21। ठीक है, चलो आगे देखो 12, 15, 21 हो गया। उसके बाद जो है 12 का, 15 का और 21 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है अभी, उन सभी को मैं यहाँ पे लिख देना है। तो देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 कितना है, तो आप कहोगे 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, 21 का कितना है, तो आप कहोगे 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का मैंने आपको बताया था, आपको ढूंढना है इन तीनों संख्या में कौन सी कॉमन है, चाहे संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, आपको कॉमन ढूंढना है। देखो एक तीनों में समान है तो हम एक गोला ऐसे बना देंगे। ठीक है, और कोई समान आपको दिख रहा है बच्चों, तो और कोई समान तो है नहीं। ठीक है, एक 3 भी है, देखो 3 भी आपको दिख जाएगा, ये 3, एक 3 भी इन दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, और बाकी नहीं है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो एचसीएफ आप लिख सकते हो 3 है। देखो 3 3 बार हो चाहे 4 बार हो, गोले के अंदर है ना, ये पूरा गोले के अंदर है, तो गोले के अंदर जितनी भी संख्या में एक ही लेना है। ठीक है, तीनों में से एक लेना है, तो 1 3 यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे। गुणा में 3 1 है तो किसी एक को बाहर लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख दिया हमने, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3, तो हमारा 3 हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद जो है हमें निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, तो निकालना है हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का सूत्र क्या था कि एचसीएफ, जो एचसीएफ आपका आया है गुणा में जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या। ठीक है, बची हुई संख्या। तो देखो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हमारा है 3, बची हुई संख्या कितनी है, तो आप लिख सकते हो जो बची हुई संख्या जो गोले के अंदर नहीं है उसको कहते हैं बची हुई संख्या। तो देखो 2 गोले के अंदर नहीं है, ये भी 2 नहीं है, तो हम एक यहाँ पे लिख देंगे, फिर 5 नहीं है तो 5 हम लिख देंगे, गुणा में ये 7 नहीं, 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो जो आपका एलसीएम है वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन सभी गुणा करोगे कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। ठीक है, और 60 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है 420। ठीक है, तो यानी कि आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो आपका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम कितना हो गया आपको 420। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने इसका जो पहला प्रश्न था वो कर लिया। एचसीएफ आप समझ गए बिल्कुल। देखो आपने जैसे पहला प्रश्न में किया था वैसे आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल लीजिए, आपने निकाल लिया, बिल्कुल आसान। एचसीएफ आपने निकाल लिया, उसके जो एलसीएम है बिल्कुल लीजिए, आपने बस बची हुई संख्या लिखी, उसके बाद जो आपने गुणा किया, गुणा आप एक चीज़ ध्यान रखना, गुणा आपको कैसे करना है, देखो 3 को जब 200 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 को आपको 200 करना है 12, 12 पचे 60, और 60 को जब आप 7 से करोगे कितना आएगा आपका 420। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हमारा जो ये पहला पार्ट है इस प्रश्न का ये हो जाता है। अब हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है, 17, 23 और 29। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, पहले तीनों को निकालेंगे, क्या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो 17 का निकालोगे आपका 17 ही है, अगर देखो 17 किसी और से कटेगा, इसलिए 17 से कटेगा, 17 कम 17। 23 का निकालो, 23 का आपका ऐसे ही आएगा, 23 से आप करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, और 29 का जब आप निकालोगे तो 29 भी किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 29 ही कटेगा, तो 29 कम 29। ठीक है, यानी कि देखो हमारा जो एक बार में कट जाएगा, इसी स्वयं के स्वयं से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो ये खुद ही से खुद कट जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वही रूल है, तीनों संख्या लिखेंगे 17, 23 और 29। ठीक है, इन तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड कितना है 17 गुणे 1। ठीक है, जो 1 है आपको लिखना है, 23 का कितना है 23 गुणे 1, और 29 का कितना है तो 29 गुणे 1। ठीक है, तो तीनों में क्या सामान्य है, क्या कॉमन है, तो आप कहोगे 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, 1 कॉमन है, इसका एचसीएफ 1 हो गया। उसके बाद जो इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, निकालना है एलसीएम। एलसीएम का सूत्र क्या है कि एचसीएफ, ठीक है, गुणा में जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या। ठीक है, बची हुई संख्या। तो देखो एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ कितना है इसका, तो 1 है, गुणा में जो बची हुई संख्या कितनी है 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, ये हमारी बची हुई संख्या है। जब आप इन सभी को गुणा करोगे 17 में 23 से और 23 को 29 से, तो आपका आएगा
11,339, ठीक है। ये आपका आएगा, मैं गुणा नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, गुणा तो आपको आता ही हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमारा एलसीएम भी निकल गया 11,339 और हमारा इसका एलसीएम निकल गया 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25, ठीक इसी प्रकार इसका भी करेंगे। तीनों का पहले अभाज्य से गुणनफल निकालेंगे। देखो 8 का निकालते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 9 का निकालते हैं तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 25 का निकालते हैं तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनफल निकल गया। अब तीनों को लिखेंगे, देखो 8, 9 और 25, इन तीनों को जो भी आया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 8 का कितना निकला तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और 9 का कितना आया तो 3 गुणे 3 गुणे 1, और 5 का 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। तो आप इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ का क्या सूत्र था कि जो तीनों में कॉमन है, कॉमन कौन है तीनों में, देखो तीनों में जो कॉमन है आपका एक कॉमन है तीनों में, ठीक है। और आपका क्या क्या कॉमन है बच्चों, देखो आप बस आपका एक ही कॉमन है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या था, एलसीएम का सूत्र क्या था कि जो एचसीएफ है गुणा में बची हुई संख्या, बची हुई संख्या, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, देखो एचसीएफ हमारा कितना 1 गुणा में जो बची हुई संख्या है सब लिख दो, ठीक है, जो भी गोले से बाहर है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपका, देखो जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा पता है, तो आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। तो हमारा 1800 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हमारा 1800 एलसीएम आ गया, ठीक है। जब आप इन सभी को गुणा करके देख सकते हो, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। जब गुणा करोगे तो आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये % भी हो जाता है। एलसीएम हमारा 1 आ गया और जो हमारा इसका एलसीएम था वो हमारा 1800 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये % भी हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ हमें क्या दी, दो संख्या दी हुई है 306 और 657, ठीक है। इसका जो एचसीएफ है हमारा कितना दिया हुआ है 9, हमें 9 एचसीएफ दिया गया है। ये थोड़ा पजल टाइप का प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ईजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एचसीएफ एलसीएम कितना दिया हुआ है इन संख्या, एलसीएम में ज्ञात करना है 306 और 657 का मैं एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। आप ये समझो कि यहाँ पे दो संख्या है, पहली कौन सी 306 और दूसरी हमारी है 657, ठीक है। ये दो संख्या हमारी, और इसका मैं एचसीएफ 9 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो एलसीएम है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं, देखते हैं उत्तर, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। दो संख्या जो हमारी कौन सी दो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, ठीक है। समझ गया आप यहाँ तक, बिल्कुल आसान था। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें एलसीएम निकालना है किन का, इन दोनों संख्याओं का। 306 गुणे में 657 का हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो एक आपको मैंने सूत्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब दो संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। उसी जो सूत्र है उसी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। देखो क्या एक सूत्र था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। यानी जब आप दो संख्याओं का गुणनफल करोगे और उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा, जब आप उन दोनों को गुणा करोगे और जब आप दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो दोनों ही बराबर आएगा। ये एक रूल है, एक नियम है, ठीक है। तो इसी के बेस पे निकालते हैं। देखो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, तो आपका हो गया पहली हमारी 306, दूसरी हमारी 657। पहली कौन सी हमारी, तो 306 गुणा में 657, ठीक है, बराबर में एचसीएफ कितना हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 9 है इसको यहाँ भेज देंगे। देखो 306 गुणे में 657, ठीक है। आपको पता है जब यहाँ पे देखो 9 गुणे में है, जब इसको नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब इस 9 को यहाँ भेजोगे क्या हो जाएगा, बट्टे में 9 आ जाएगा, भाग में 9 हो जाएगा, बराबर में हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो है आप यहाँ पे 9 से आप इसको काटो, देखो 9 से कट जाएगा आपका ये 9 तिया 27 और आपका 3 9 चौक 36, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, तो आपका आ गया 34 गुणा में 657 बराबर में एलसीएम। जब आप 34 में 657 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 22,338, ठीक है। ये मैंने पहले से गुणा कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है। आप गुणा भी करके देख सकते हो। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। बहुत ही आसान था, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
बहुत ही ईजी था, ज़्यादा मुश्किल था, ये हमारा आ गया इस प्रकार से एलसीएम। ठीक है, देखो ज़्यादा से पता क्या था कि आपको समझना था। देखो दो संख्या गुणनफल ये था, हमें एचसीएफ दे रखा था, हमें एलसीएम निकाला था। तो हमने क्या किया, 9 को जो ही गुणा है इसको हमने भाग में भेज दिया, फिर आपने इसको सॉल्व किया। 9 से आप काटोगे तो आपका 34 बार में कटेगा, और आप जो 34 में 657 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 22,338। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 5वां, कि देखो जांच कीजिए। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, समझिए आप पहले। देखो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या कोई जो प्राकृतिक संख्या है n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें इसमें जांच करना है। देखो आपको पहले पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती क्या थी, होती कौन है। ठीक है, तो देखो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन सी होती है, तो 1 से, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, चलती रहेगी। तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो गिनती की संख्या होती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप समझ गए। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि जांच करना है हमें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो इसको जांच करने के लिए इसका नियम है, पहले इसका उत्तर लिखते हैं हम। ठीक है, उत्तर लिखते हैं, इसको हल करते हैं। इसका एक नियम आपको याद रखना है। नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो नियम क्या है कि जब कोई भी मान लो संख्या है, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, ये इसका नियम है। ठीक है, होना चाहती है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड उसमें कम से कम एक बार जो है, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी कि मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 5 आना चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी कि एक नियम है ये कि मान लो कोई भी संख्या है जो 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसका जो गुणनफल है वो 2 गुणे 5, यानी उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसका में 2 गुणे 5 में आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जो 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, देखो क्या आएगा, देखो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो देखो 2 तो आ रहा है यहाँ पर, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3। ठीक है, तो देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या रूल है कि जब 2 और 5 दोनों आएगा ना, तो ये एक जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो आप कह सकते हो एक प्रकार से जो 5 है वो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, मतलब इस रूप का है नहीं 2 गुणे 5 के रूप का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इस रूप का नहीं है। अतः, ठीक है, अतः आप कह सकते हो कि 6 कभी भी, जो 6 है वो कभी भी शून्य, ठीक है, शून्य है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी भी, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, पर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो जो 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, तो आपको बताना तो पड़ेगा एग्जामिनियर को, जो आपका पेपर चेक करते हैं उनको बताना तो पड़ेगा उन्होंने क्या किया। तो आपको स्टेटमेंट ही बिल्कुल लिखना है, पहले आप नियम लिख दोगे, ठीक है, तो आपका एग्जामिनर वो देखते ही खुश हो जाएगा, आपको नंबर अच्छे देगा। देखो नियम आपको लिख देना है कि यदि कोई संख्या, आप एक अपने दिमाग में गांठ मान लो कि यदि कोई भी संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका रूल क्या है कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 गुणे 5 का आना आवश्यक है। चूंकि यहाँ पे जो 6 है इसमें 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है, तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ जो 6 का अभाज्य गुणनखंड में निकाला है वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, मतलब 2 गुणे 5 के रूप का है ही नहीं, वो अलग ही है। ठीक है, 2 गुणे 3 नहीं है। ठीक है, अतः 6 कभी भी जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यानी जो 6 संख्या है वो कभी भी 0 पर, शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, आप समझ गए, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो n है उसके लिए जो 0 है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप समझ गए। तो इस प्रकार से जो हमारा 5वां प्रश्न है ये भी हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए
कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि प्रश्न हमें खुद ही कह रहा है कि ये जो संख्या आपको सामने दिख रही है, दो संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। अब ये एक भाज्य संख्या क्यों है, कैसे है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया एक रूल कि जो भाज्य संख्या होगी उसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो उसके 2 से अधिक होंगे। ठीक है, 2 से अधिक उसके गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी उसके सिर्फ 2 होंगे, एक और स्वयं। ठीक है, यानी कि जो अभाज्य संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगी या तो स्वयं से ही कटेगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि भाज्य संख्या के जो आपके जो गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक होंगे, और जो ये अभाज्य संख्या है इसके गुणनखंड 2 ही होंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान है, बस आपको तो समझना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या, संख्या का क्या, देखो पहला हमारा 2 इसमें दे रखा है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, पहले को देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13। तो यहाँ पर देखो हम पहले इसको हल करते हैं। तो आपको इसमें देखो 2 13, तो इसको 13 को एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, गुणा में 11 गुणा में 13 तो हम ले ही चुके हैं, और ये हमारा फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में 1। ठीक है, गुणा नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, देखो 13 हमने एक बाहर निकाल दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, और प्लस में 13 कम 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब जब आप इसको हल करोगे, देखो 13 और 11 से कितना होता है, 77 प्लस में 1। ठीक है, और आप इसको अब देखोगे ऐसे तो 13 हो जाएगा आपका। इसको जब पूरा हल कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13 और 77 1 78। ठीक है, 13 गुणे 78। ठीक है, तो देखो हम इसमें एक देखो 2 इसके तो हल निकल गए, यानी 2 इसके हल यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन इसके हम एक तो इसमें लिख ही सकते हैं ना। देखो एक लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो संख्या उतनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या है, 2 से अधिक इसका हल बना दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो है 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण ये जो हमारा यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या हमारा तो आप कहोगे हमारा एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप समझ गए। हमें यहाँ पे सिर्फ दिखाना है कि जो है ना 2 से अधिक का गुणनखंड रूप है कि नहीं। देखो हमने क्या किया, आपको पता है हमने क्या किया, पहले कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको पहले हल किया, 13 एक बाहर निकल गया, फिर अंदर क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया, और प्लस का निशान प्लस, और 13 कम 13। ठीक है, फिर 13 हो गया, फिर हमने इसको गुणा किया, 11 से 77 जोड़ 1। ठीक है, फिर 13 गुणे 77 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 13 गुणे 78, अब एक तो लिख ही सकते हैं किसी भी संख्या के आगे, उससे कुछ बदलाव तो होता नहीं। ठीक है, हमने 1 लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या दर्शा दिया, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि जो 2 से अधिक, देखो 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड, यहाँ पे 3 गुणनखंड हो गए ना, 13 78 और 1, यहाँ पे 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए जो है यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप, यानी 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण जो है यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, रूल क्या था कि जो भाज्य संख्या है उसके जो गुणनखंड के रूप है वो 2 से अधिक होंगे। यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड रूप है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हमने इस प्रकार से पहला कर लिया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे को भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, देखो दूसरा आपका है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, दूसरा है। ठीक है, तो इसमें देखो 5 कॉमन निकल जाएगा। देखो 5 इसको पहले हल करते, देखो 2 5 से हम एक 5 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक 5 बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 1, ये बच जाएगा। फिर जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 से 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गुणे में 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 1। ठीक है, प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 ही है। फिर जब आप 24 को 42 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 1008। ठीक है, 1008 आएगा, प्लस में 1 हम लिख देंगे। उसके बाद 5 गुणे में जब आप जोड़ोगे इसको 1008 में जब 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम जो है 1 लिख सकते हैं, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम कि 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने इस प्रश्न के किया पहले वाले को, इस प्रकार हमने इसको भी कर दिया। बिल्कुल आसान था।
आपने हमने पहले कॉमन निकाला, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, उसका ये एक गुणे में आप एक लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने 3 इसका गुणनखंड दिखा दिया। रूल क्या था कि यदि 2 गुणनखंड रूप होंगे तो वो क्या होगा, तो वो आपका होगा अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या का क्या रूल है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होंगे। तो यहाँ पे 2 से अधिक दिख रहा है आपको, एक 5 है, एक 1009 है और एक 1 है। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड रूप है, तो इसलिए हमारे क्या है, एक भाज्य संख्या। हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न हो जाता है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 7वां प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारा जो है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले उसको समझते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रश्न करने का तरीका बहुत ही आसान है, बस प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, आप समझ, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि मान लो कोई खेल का मैदान है, आपके सामने एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ। मान लो एक खेल का मैदान है, ठीक है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ यानी एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है, उसका नाम है सोनिया। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है सोनिया। ठीक है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, तो आपको होगा 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, पूरा यहाँ इस पॉइंट तक आने में। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि एक दूसरा जो हमारा बच्चा, वो कौन है, रवि। ठीक है, रवि को कितने लगते हैं, तो रवि को हमारे लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। यानी कि एक लड़की है सोनिया, उसको इस एक पॉइंट, मान लो ये इस पॉइंट से पूरा इस पॉइंट तक आने के लिए इसको लगते हैं 18 मिनट। और एक लड़का है रवि, इसको इसी पॉइंट से इसी एक चक्कर लगाने पूरा कितने लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि मान लो कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। ठीक है, और प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते रहे, मतलब एक ही दिशा में चलते रहे, यहीं पे इनको आना है। ठीक है, एक ही दिशा में चलते रहे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब मान लो दोनों, जो सोनिया रवि है, दोनों इसी पॉइंट से चलेंगे और इसी पॉइंट पर आने में यानी कितने समय बाद जो है यहाँ पे वो मिलेंगे, इस प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, कितने चक्कर लगाने के बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट के बाद, ठीक है, कितने समय बाद। ठीक है, तो आपको एक नियम याद रखना है। वो नियम क्या है बच्चों, तो वो नियम यह है कि हम जो न्यूनतम होता है, जब न्यूनतम मान के लिए हम एलसीएम निकालते हैं और अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो इस प्रश्न में चूंकि क्या हमें निकालना है, इसका न्यूनतम यानी कम से कौन सी दूरी है जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। हमें कम से कम निकालना है ना, तो कम से कम के लिए निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या है, वही है दो हमारे पास संख्या। ठीक है, संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे पहला हमारी एक संख्या है 12, जो मिनट है उसको हम संख्या मान लेते हैं। दूसरा हमारा कौन सा, 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 और 18 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 का निकालते हैं, तो कितना आएगा, देखो 2 छीक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और 18 का निकालते हैं, 18 कितना आएगा, देखो आप 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद जो है इन दोनों का जो, इन दोनों संख्या को लिखेंगे और इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको लिखेंगे। देखो 12 और 18। ठीक है, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2, तो इसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दो बार है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणा में 3। ठीक है, और 18 कितना है, तो देखो 2 एक बार है तो एक बार लिख देंगे, और 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखो आपको कॉमन को दिख रहा होगा, देखो 2 की पावर 2 और 2 में इसको दोनों कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन ले लेते 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें निकालना है, तो इसका जो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम है, जो एलसीएम इसको निकालना है न्यूनतम के लिए, देखो तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है। देखो इसके और पावर यानी कि 1 है, छुपा हुआ पावर लेकिन होता है इसमें 1। ठीक है, और 3 की पावर इसमें 1 है। ठीक है, तो देखो जो बड़ी घात होती है उसको लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी घात को हम लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 1 तो लेंगे नहीं, 2 की पावर हम 2 लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 2, गुणा में 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो उसमें बड़ी लेंगे। तो बड़ी कौन सी, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 की पावर 2। ठीक है, तो देखो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, जब 2 की पावर 2 आप करवाएंगे, 2 गुणे 2 कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, और 3 की पावर 2 यानी 3 गुणे 3 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट। ये इसका आंसर भी हो जाएगा, हमारा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 36 मिनट। ठीक है, यानी कि 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि जो है वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः हमने जो प्रश्न में निकाला, आता है सोनिया तथा रवि। ठीक है, सोनिया तथा रवि। ठीक है, सोनिया तथा रवि दोनों, ठीक है, सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद। ठीक है, आपका आंसर आ गया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः, ठीक है, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक, ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जामिनर जो है आपको नंबर अच्छे रहे, प्रारंभिक। ठीक है, पुनः प्रारंभिक
स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमने ये भी लिख दिया, देखो बिल्कुल आसान था। यहाँ पे सोनिया और रवि के बारे में बताया गया, देखो फिगर आप देखो दोबारा से बताया गया था, सोनिया रवि है, सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। तो ऐसा कौन सा किस समय में जो है वो दोनों एक ही स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको पता है कि न्यूनतम के लिए कम से कम निकाल तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के हमने क्या किया, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, फिर जो दो बार था दो बार लिख दिया, और उसके बाद जो है हमारा 3 दो बार था, 3 दो बार लिख दिया। बाकी जो अभाज्य गुणनखंड हमने इसके सामने लिख दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद जो है इन दोनों में कॉमन लिया, तो 2 कॉमन आ गया और 3 में 3 हो गए। ठीक है, तो 2 की पावर 1 था और 2 की पावर 2 था, तो हमने जो बड़ी घात थी उसको हमने लिख लिया। ठीक है, और इसमें जो है बड़ी घात 3 की पावर 2 थी, हमने ये लिख लिया। फिर जो 2 की पावर 2 थी इसका हमारा कितना आ गया, तो जब आप 2 की पावर 2 करोगे हमारा 4 आ गया, और 3 की पावर 2 था हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब जब 9 हमने इसका गुना किया 9 चौक 36, यानी कि हमारा आंसर आ गया 36, यानी 36 मिनट के बाद जो सोनिया और रवि है दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो आपका प्रश्नावली था 1.1 मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को 1 लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।